सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिज्म। प्रिज्म को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो प्रिज्म जो है, अ प्रिज्म इज अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose refracting surfaces are not parallel but are inclined at the some angle। मतलब मान लो कि दो सरफेस है और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग है, मतलब लाइट एक साइड से आके दूसरे साइड वो पास हो जाएगी। तो अगर मान लो ये दोनों सरफेस को हम कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ, इसी को आप क्या नाम देंगे, प्रिज्म। यहां एक साइड जो है लाइट एंटर करेगा और दूसरे साइड से वो बाहर निकल जाएगा। और यहां आप देख लो कि यहां कुछ एंगल है, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रिज्म। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये ट्रायंगुलर शेप में हो, ये क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है। होना क्या चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल होगा, जैसे क्यूब भी है और एक सरफेस से लाइट को ले जाएं और दूसरे से निकाल दें तो उसे भी हम प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म में जनरली होता क्या है, अगर हम देखें रिफ्रैक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अगर हम प्रिज्म की बात करें तो मान लो कि ये एक प्रिज्म है और यहां पे जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट करवाओगे विद सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अब क्या होगा कि लाइट यहां तक आएगा और फाइनली जब ये बाहर निकलेगा तो व्हाइट लाइट मान लो हमने पास करवाया है, व्हाइट लाइट अगर हमने पास करवाया है तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डिफरेंट कलर का डिफरेंट म्यू होता है, मतलब डिफरेंट आरआई होता है, जिसकी वजह से इनका जो डेविएशन है, ये जो टर्निंग इफेक्ट है, आपको बताया था कि लाइट वैसे तो यूं स्ट्रेट निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर जिसको हम प्रिज्म नाम दिए हैं, वो अपने पाथ को क्या करता है, डेविएट करता है ना। और यहां पे एक चीज और देखा जा रहा है कि डिफरेंट कलर का डिफरेंट डेविएशन होता है। तो यहां हम कहें कि व्हाइट लाइट जो है अपने कलर में क्या हो गया, डिस्पर्ज हो गया। डिस्पर्ज मतलब ये बंट गया। तो यहां पे यह जो फिनोमिना है इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो डेविएशन है वो किसका दिखता है, वायलेट का, और सबसे कम डेविएशन किसका दिखता है, रेड का, और बाकी कलर बीच में आते हैं। तो हम डिटेल में अभी ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए प्रिज्म का होता क्या है, एंड दूसरा अब हम डिफाइन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक रिलेशन को हमें डिराइव करना होगा क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल आता है। तो हमारा टारगेट न्यूमेरिकल ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेफिनेशन और हर चीज जो आएगा वो सब कुछ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसा मैंने कहा कि प्रिज्म में दो सरफेस होते हैं, दोनों इंक्लाइन होते हैं। जिस एंगल पे इंक्लाइन होंगे वहां हम कहते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म है। एक्चुअल में एंगल ऑफ प्रिज्म को ऐसे डिफाइन करो कि लाइट एक सरफेस से पास होगी, दूसरे सरफेस से निकलेगी, तो वो दोनों सरफेस के बीच जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब इसको अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच इट इज इमर्जेड। एक सरफेस जहां से लाइट अंदर गई और दूसरा जिससे बाहर निकली, तो दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां पे थोड़ी सी गलती लोग करते हैं, उनको लगता है कि ये जो है, मान लो कि एंगल अगर मान लो कि ये 70 डिग्री है, सपोज करो कि ये 30 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ए बी सी ये प्रिज्म है तो बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 70 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा या 80 डिग्री होगा। तो यहां पे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लाइट किस सरफेस से एंटर कर रही है और किस से बाहर जा रही है। जैसे मान लो कि लाइट को मैंने इंसिडेंस करवाया कुछ इस तरह से, है ना, और ये कुछ इस तरह से बाहर निकल के आया, तो हम कहेंगे कि यहां पे चूंकि लाइट के लिए ये फेस है इंसिडेंट फेस और ये इमर्जेंट फेस है, तो यहां पे अगर मान लो इसको रे नंबर 1 नाम दें तो 1 के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो क्या है, 70 डिग्री। लेकिन मान लो दूसरे सिचुएशंस में लाइट को हम कुछ इस तरह से पास करवा रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह से यहां पे हमने इंसिडेंट करवाया, ये कुछ ऐसे गया, है ना, और फाइनली ये इधर से निकल गया। तो यहां पे देखो ये सरफेस और ये सरफेस, यानी कि AC और BC मतलब एंटर किया और AC मतलब बाहर निकल के आया। तो अगर हम इसको सेकेंड रे नाम दें, है ना, रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इस रास्ते से गया है, तो सेकेंड रे के लिए अगर मैं कहूं एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। तो समझ में आ रही ना बात कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, तो एंगल बिटवीन फेस
ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच इट इज इमर्जेज। जैसे मान लीजिए लाइट को कहें कि नहीं हम इधर से एंटर करवाएंगे, तो यहां से एंटर करवाया और यहां से बाहर निकल गया, है ना, समहाउ जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है तो कुछ इस तरह से बाहर निकल गया। तो ऐसा अगर होता है तो हम क्या कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, और थर्ड के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है, मान लो कि अगर हमारे पास एक क्यूब है ना, हमारे पास एक क्या है, क्यूब है, कुछ ऐसा। अब लाइट मान लो कि इस फेस से गया और दूसरे फेस से इस तरह से बाहर निकल गया, है ना, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे जो फेसेस है ये दोनों फेस, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, थोड़ा 1D में बना के दिखाऊं। जैसे मान लो कि लाइट ऐसे गया, ये नॉर्मल है, और कुछ इस तरह से बाहर निकल गया, तो यहां थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया, 90 डिग्री, अगर हम क्यूब या क्यूबॉइड ले ले। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर प्रिज्म के लिए ट्रायंगुलर होना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि एक तो इंक्लाइंड होना चाहिए, दूसरा एक फेस से जिधर से लाइट इंसिडेंट होगा और दूसरा फेस जहां से इमर्ज होगा, उन दोनों के बीच जो एंगल होगा, है ना, उन दोनों सर्फेसेस के बीच जो एंगल होगा, दोनों फेस के बीच जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको यहां फिगर दिया गया है और फिगर में आपको दिख रहा होगा कि लाइट जो है जब वो दूसरे सरफेस पे जाता है तो बाहर निकल के वो रिट्रेस हो जाता है, इनके अपनी पाथ को क्या कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है। ये सिचुएशन दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर लाइट रिटर्न इट्स पाथ। एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI भी दे दिया गया है, √2 है। अब ये सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से ये दिख रहा है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये कंफर्म है कि दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। क्यों भला, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 के इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ अगर ये नॉर्मल है, जो कि है, तो नॉर्मल का मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 90 होगा, एंड चूंकि ये 60 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। और आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड रे है, एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे है, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापस आ रहा है, एंड दिस इज द नॉर्मल, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे I आपको निकालना है, R आपको 30 डिग्री मिल चुका है। नाउ जब भी रिफ्रैक्शन होगा, चाहे प्रिज्म हो चाहे किसी भी तरह का सरफेसेस हो, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बाहर कुछ नहीं मतलब एयर है, एंड वी नो दैट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू दिया हुआ है √2, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का RI दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इंटू साइन R, और R अपन को पता चल गया है 30 डिग्री होगा। ओके, तो साइन I, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, √2 से √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वी हैव 1/√2, और हमें पता है कि ये साइन 45 के इक्वल होता है। सो फाइनली वी कैन से कि थीटा जो होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री। सिंपल था, एक एग्जांपल दे दिया सो दैट कि आपका ब्रेन और हैंड सब कुछ क्या कहते हैं, मूवमेंट में रहे, है ना, जंग ना लगे। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में, मतलब इसका कुछ मैथमेटिकल एक रिलेशन आएगा, वो निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से जो न्यूमेरिकल्स है प्रिज्म पे बेस्ड वो आना शुरू हो जाता है। तो प्रिज्म का जनरली मतलब कुछ इस तरह से हम ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और लाइट को इस तरह से एंटर करवाते हैं, ये नॉर्मल है, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड, और इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल होगा उसी को क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस, फर्स्ट सरफेस के थ्रू लाइट एंटर करेगा और सेकेंड सरफेस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट अंदर जाएगा फिर से एक नॉर्मल आएगा और यहाँ से फाइनली ये रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों नॉर्मल को, मान लीजिए एक नॉर्मल का नाम N1 है और इस नॉर्मल का नाम N2 है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। अब सबका एक नाम दे दीजिए, जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ उसको हम नाम देते हैं Q, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं
क्या नाम दे दे, एम। ओके, तो यहां पे ये जो इंटरसेक्ट हुआ इसको भी कुछ नाम दे दो, मान लो कि वी नाम दे देते हैं। अब यहां पे अगर आप ज्योमेट्री लगाएं, ऑब्वियस है कि रे ऑप्टिक्स है तो ज्योमेट्री का ही खेल है, पूरा प्रिज्म ज्योमेट्री का खेल है। आगे जब हम कर्व सरफेस लेंगे तो वहां भी कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे चलते हैं। अब बिल्कुल पेशेंस के साथ एकदम आराम आराम से बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ध्यान से आप केवल लिखते जाइए, बिल्कुल नोट कॉपी लेके नोट डाउन भी करते जाइए और समझ के, है ना, समझ के करते जाइए, और जो प्रॉब्लम्स करवाते हैं वो भी करते जाना है। तब जाके आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद भी, यानी कि अपने से ही क्वेश्चंस आपसे, न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तक के लेक्चर्स में तो ये प्रूव ही हो गया होगा कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। तो यहां देख लीजिए क्या हुआ। अच्छा, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री है पूरा। अच्छा, ये एंगल क्या हो गया, इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और जिस एंगल पे ये बाहर निकला उसको हम ई इमर्जेंस एंगल कहेंगे, राइट। अच्छा, ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इसको R1 नाम दे देंगे, बिकॉज ये फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन हुआ, और सेकेंड सरफेस जहां से लाइट बाहर निकला, यहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल को नाम क्या देते हैं, R2। असल में हम R1, R2 और A एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच एक रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, जिसका उपयोग आगे चल के बहुत होने वाला है। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो फिलहाल यहां देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये V है ना। तो अगर मान लो कि मैं एक ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल QEV, है ना, इस पॉइंट का नाम V दिए, तो हम कहेंगे कि, और इसका एंगल का नाम भी कुछ दे दो, इस एंगल, इसका नाम दे दो, एंगल को V ही नाम दे दो, है ना। तो इन ट्रायंगल QEV R1 प्लस R2 प्लस V, है ना, ये सारे एंगल है। सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 के इक्वल होता है। दिस इज द इक्वेशन 1। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम एक क्वाड्रेटल को देखें, कौन सा क्वाड्रेटल भाई, तो QAEV, है ना, एक क्वाड्रेटल बन रहा है। और आपको पता है कि यहां पे दो एंगल, ये भी नॉर्मल है तो 90 डिग्री, ये भी नॉर्मल है तो 90 डिग्री, एंड वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ फोर एंगल ऑफ क्वाड्रेटल 360 के इक्वल होता है। तो दो तो 90 90 180 हो गया। इसका मतलब है कि रिमेनिंग टू एंगल A दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और V जो हमने सपोज किया है, ये दोनों एंगल 180 के इक्वल होना चाहिए। नहीं समझ में आया, 90 90 180 हो गया, तो अब 180 तो हो सकता है, तो A और B 180 होगा, तभी तो सम ऑफ फोर एंगल ऑफ क्वाड्रेटल 360 कहेंगे। तो इन क्वाड्रेटल AEVQ हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल V इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो V यहां क्या होगा, अननोन है, सो V को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, कटा देंगे, तो आपको फाइनली देखो क्या मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसा करो, दोनों चूंकि 180 के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 प्लस R2 प्लस V इज इक्वल टू, चूंकि दोनों 180 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल V, है ना। LHS LHS के बराबर है तो RHS RHS के बराबर होगा। तो यहां पे क्या है, राइट हैंड साइड 180 180 बराबर है, तो LHS इक्वल कर दिया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दिया। अब V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी हैव दिस वन इज द रिलेशन A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकल गया कि हम कह सकते हैं कि मान लो R1 R2 क्या है, दो सरफेसेस का रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ टू सरफेसेस R1 एंड R2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, A दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है डेविएशन पे, क्योंकि आप देख ही रहो कि लाइट गया और वो डेविएट हो गया अपने पाथ से, वो क्या हो जा रहा है, डेविएट हो जा रहा है। वैसे कैसे निकल जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। कितने एंगल से डेविएट हो रहा है, सवाल जनरली इसी पे पूछा जाता है, तो वहां पे हम पहुंचेंगे। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट करते हैं। एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा दिमाग में आपको होना चाहिए। कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ
डेविएशन, इसको हम डेल्टा लेटर से डिनोट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन को। एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हमने प्रिज्म नाम दिया, लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाया, ये था अपन का नॉर्मल, और लाइट इस तरह से यहां तक पहुंचा सेकेंड सरफेस तक, और यहां फिर से हमने एक नॉर्मल बनाया, और फाइनली लाइट इस तरह से इमर्ज हो गया, है ना, बाहर निकल गया। अब है क्या कि अगर हम ध्यान से दें तो ये लाइट कुछ इस तरह जाना चाहिए था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो इसका ये पाथ होता, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये फाइनली थोड़ा सा यहाँ डेविएट हुआ, और यहाँ चूंकि डेंसर से रेयर निकला तो नॉर्मल से अवे चला गया, तो कुछ इस तरह से डेविएट हो गया। तो कितने एंगल से डेविएट हुआ, तो इस रिफ्रैक्टेड रो को, इमर्जेंट रे को हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, तो यहां कहीं कट करेगा, जहां कट करेगा ये जो एंगल बना ना, इसी को क्या कहेंगे, डेल्टा, क्योंकि इसका इनिशियल ये पाथ था और फाइनल पाथ कैसा हो गया ये, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना, यानी कि इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। अच्छी बात है। अच्छा अभी देखो ये एंगल कितना होगा, सोच के देखो ये एंगल कितना होगा, ये तो हमारा R1 है, ये अपन का I है, ये इमर्जेंट एंगल E है, और ये रिफ्रैक्टेड नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, R2 है। अब चूंकि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है, मैं कह रहा हूं कि ये एंगल कितना होगा, तो ये I है, तो ये पूरा का पूरा वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, I। अच्छा छोड़ो 90 से अभी कोई मतलब नहीं है, अगर ये I है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट I। वैसे ही अगर ये E है तो ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट क्या होगा, E। एक काम करो, अलग से डायग्राम ये बनाओ, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, है ना, इस पॉइंट का नाम देते हैं P, इस पॉइंट का नाम देते हैं Q, और ये जहां पे कट कर रहा है इसका नाम देते हैं O। तो आप देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें ये क्या है P, ये क्या है Q, और ये क्या है O, और ये लाइट कुछ इस तरह से ये बाहर निकल रही है, और ये जो एंगल है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। सवाल है ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये वर्टिकली I है तो ये भी I होगा, और ये R1 है तो टोटल I1 में से R1 माइनस कर देंगे, यानी कि I माइनस R1 ये एंगल हो जाएगा, यानी कि दिस एंगल वुड बी I माइनस R1। समझ में बात आ रही है। उसी तरह से ये E है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी तो E होगा, तो अगर मान लो इस ट्रायंगल का, यानी कि PO, दिस इज द O, POQ में ये एंगल जो होगा, ये छोटा सा एंगल, ये दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, इधर लिख देते हैं, क्या होगा, तो E माइनस R2, टोटल E में से R2 माइनस कर देंगे। ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो E इक्वल टू E, और ये है R2, तो दिस एंगल वुड बी टोटल E में से R2 माइनस हो जाएगा, मतलब ये एंगल जो होगा क्या होगा, E माइनस R2। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहां पे ये जो ट्रायंगल है इसमें दोनों, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल, एंड सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ये तो हमारी 10th की ज्योमेट्री से पता चल ही रहा है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OPQ वी कैन राइट हियर sum of two angle, internal angle, sum of two internal angle is equal to external angle। external angle ही यहाँ क्या है, डेल्टा, यानी कि जिसको हमने नाम दिया है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। सो फाइनली डेल्टा हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, I प्लस E माइनस R1 plus R2। This is also very important result, क्योंकि यहां पे इंसिडेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में रिलेशन है। अगर इक्वेशन 1 को ध्यान दो तो R1 प्लस R2 की जगह अपन A भी लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा कर लें तो फाइनली हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I इंसिडेंस एंगल, E इमर्जेंट एंगल, माइनस ये क्या हो गया, R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख देते हैं, A। तो इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। स्मूथली चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा टफ या कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस क्या है, स्मूथली आपको एक एक लाइन, एक एक टर्म्स को फॉलो करते चलना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं। एक और तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं,
अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, जो भी समझ में आ जाए, जो तरीका समझ में आए वही बेस्ट है। तो मान लीजिए हमारे पास ये प्रिज्म है, हाँ जी, और लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये क्या हो गया नॉर्मल, और ये क्या हुआ यहां से इस तरह से आया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया आपका यहां से इमर्ज किया। ओके, तो हम अगर इसको आगे की ओर बढ़ा दें, इसको कुछ इस तरह से बढ़ा दें, तो ये अपन का क्या हो गया डेल्टा। एक चीज और, अगर हम अलग से सोचें, मतलब सिर्फ फर्स्ट सरफेस के लिए देखें, तो लाइट कुछ इस तरह से बाहर निकल जा रही है, लेकिन ये इस तरह से ये क्या हुआ यहां पे टर्न हो गया, यानी कि यहां पे ये इसका पार्ट डेल्टा 1 से डेविएट हो गया। वेरी सिंपल, अगर ये फर्स्ट सरफेस को देखें तो ये इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये टर्न हो गया। क्यों टर्न हो गया? क्योंकि लाइट जब एंटर करती है रेयर से डेंसर तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो फर्स्ट सरफेस पे डेल्टा 1 डेविएशन हुआ। वैसे ही सेकंड के लिए देखिए, लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन फाइनली ये क्या हुआ, इसने अपने रास्ता को चेंज कर लिया, यानी कि कुछ इस तरह से डेविएट होगा। अगर इसको हम पीछे की ओर ले जाए तो एक तरह से इतने एंगल से सेकंड सरफेस पे डेविएट हुआ, इसको नाम देते हैं डेल्टा 2। इट्स वेरी सिंपल। नहीं, अगर मान लो लाइट इस तरह से जा रही है और वो टर्न कर ली, तो कितने एंगल से टर्न हुई, तो मान लीजिए ये डेल्टा 1 से टर्न हुआ, तो इसी को तो एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए ये लाइट इमर्ज हो गया, तो इसको पीछे की ओर मिला दें, पीछे की ओर, तो ये इस रास्ते से जा रहा था और ये डेविएट हो गया। तो कितने से डेविएट हो गया? डेल्टा 2 से। तो आप देखिए यहां भी ध्यान से, तो P और ये क्या हो गया Q और ये O, तो इन ट्राइंगल POQ, नहीं आप अलग से फिगर बना के देख लो, ये क्या हो गया O, ये क्या हो गया O, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q। तो फर्स्ट सरफेस पे कितना डेविएशन हुआ? डेल्टा 1। सेकेंड सरफेस पे कितना डेविएशन हुआ? डेल्टा 2। तो टोटल डेविएशन जो हुआ है ना, इसके साथ इनिशियल के साथ देखें तो ये क्या हो गया डेल्टा। एंड हियर वी हैव अ ट्रायंगल एंड सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सिंपल था, लेकिन डेल्टा 1 क्या होगा सोच के देखो, तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल I, और ये क्या हो गया R रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम कहेंगे कि डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? I माइनस R1। उसी तरह से डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? I माइनस R2, मतलब सॉरी E माइनस R2 यहां पे, क्योंकि ये जो है आपका क्या है इमर्जेंस एंगल, और ये क्या है R2 रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लिख सकते हैं, आपको पहले भी बताया था कि डेल्टा जो होता है कि का फॉर्मूला क्या होता है? I माइनस R होता है ना, ये हम लोग प्रूव किए थे डेविएशंस के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये भी तो रिफ्लेक्शन हुआ, तो डेल्टा 1 क्या हो गया? I माइनस R1। सिमिलरली वैसे ही सेकेंड सरफेस के लिए डेल्टा 2 क्या हो गया? E माइनस R2, है ना, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो सिंपल है। तो यहां से भी देखा जाए तो क्या आ गया? वही रिजल्ट आ गया ना, I प्लस E, I इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल, अब माइनस इधर क्या होगा? R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 को A लिख लीजिए, तो फिर से वही डेविएशंस का फॉर्मूला आ गया। तो आपको जैसे समझ में आ जाए आप इसको भी नोट कर लीजिए, है ना, जो तरीका समझ में आ जाए। बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, ये रिलेशन जो आया डेविएशन का प्रिज्म के लिए आया, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। नोट कीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। जैसा मैंने कहा कि हम लोग डेटा ही लिखते हैं, डेटा लैंग्वेज को पढ़ के डिकोड करके लिखना आई डोंट थिंक कि कोई मुश्किल काम होगा। यू हैव टू गिवन कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 75 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे? G फॉर गिवन एंड F फॉर फाइंड। अब तक तो तरीका अपन का पता चल गया होगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया? 75 डिग्री, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री दिया है, एंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ√2 दे दिया गया। एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट? डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, और E किस एंगल से वो इमर्ज करेगा, बाहर निकलेगा। तो अपन पहले एक रे डायग्राम बना के थोड़ा इजी कर लेते हैं। इस तरह से लाइट कुछ गया है और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I दे दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये डेविएट हुआ, कुछ इस तरह सेकेंड सरफेस पे पहुंचा और बाहर निकला, तो ये E हमें निकालना है, ये E अपन को क्या है? निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना हमें R1 पता है, ना हमें R2 पता है, केवल ये एंगल ऑफ प्रिज्म पता है 75 डिग्री। तो
अगर आप देख लो यहाँ R1 अननोन है, यहाँ R2, आपको अगर फॉर्मूला याद भी हो तो डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग लेके आए थे, क्या लेके आए थे फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ अगर देखें तो आई अपन को पता है, ठीक है, आई दिया हुआ है, ए भी पता है, ए भी पता है, लेकिन ई हमें पता नहीं है, ई की वैल्यूज हमें पता नहीं है और डेल्टा भी नहीं पता, ये दोनों पता लगाना है। तो इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। अब क्या करें सोचिए जरा, हम जहां भी फंसेंगे रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ की जरूर हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस दोनों के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले म्यू तो अपन को दिया है √2, तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए काम करेंगे और फिर सेकेंड सरफेस के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देख लीजिए, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो म्यू यहां क्या हो जाएगा, एयर का 1 होता है, म्यू के लिए एयर क्या होता है 1 होता है, तो यहां 1 इंटू साइन आई, साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, म्यू इंटू साइन क्या ले लेंगे R1, है ना, और म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है √2, तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 साइन R1, तो √2 नीचे क्रॉस कर लीजिए, तो √2 क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका मतलब है कि साइन R1 इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। सो फाइनली वी हैव R1, यहां पे लिख देते हैं, देयरफॉर R1 कितना आ गया 30 डिग्री। कहेंगे ठीक है R1 तो आ गया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, याद करो सबसे पहला जो रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया था, डिराइव किया था एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, वो था A = R1 + R2, याद आया, बिल्कुल। तो A कितना दिया है 75 डिग्री। तो इस तरह से आपको रिकॉल करना है क्या डेटा दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन हमारे पास है, और वहां पे नोन अननोन के बीच में जो रिलेशन बनेगा, जहां पे बनेगा वहां पे लगा देना है। ओके, तो A 75 डिग्री है, R1 कितना आया 30 डिग्री, तो यहां से अगर आप माइनस कर लें तो 75 - 30 कितना हो गया 45, इट मींस R2 कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, तो अब क्या करें, यहां पे आप सेकेंड सरफेस के लिए फिर से एक बार स्नेल्स लॉ लगा दो, है ना, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस, तो क्या हो जाएगा, फिर से स्नेल्स लॉ लगाइए, तो म्यू हो गया √2, है ना, जिधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो स्नेल्स लॉ कहता है। तो √2 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, तो R2 की वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, सही बात है, तो ये हो गया 1/√2 इंटू 45 डिग्री 1/√2, तो यहां √2 कैंसिल हो गया, 1 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आ गया अपन का 90 डिग्री। अब E 90 डिग्री मिल गया, I पता है ना, A पता है, तो हम क्या करेंगे वैल्यूज निकाल लेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे। एक आंसर तो ये हो गया E का 90 डिग्री, दूसरा डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू I + E - A। I कितना है, I दिया गया था 45, E निकाल लिया था अपन ने 90 और A दिया हुआ था 75। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, तो 5 × 5 = 10, 8 7 1 8 8 and 4 कितना हो गया 12, 120 - 120, ओहो सॉरी 75 माइनस करना है, सॉरी, तो 75 माइनस कर दो, तो 45 माइनस प्लस 90 में 75 गया, कितना हो गया 15 और 60, तो डेल्टा कितना आ गया अपन का 60 डिग्री। कैलकुलेशन था, नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है ना, इक्विलैटरल का मतलब इक्वल साइड होगा, है ना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गिवन क्या डेटा है, इक्विलैटरल गिवन फिगर, चलो फिगर से ही बना देते हैं, क्या गिवन है फिगर में क्या है निकालना है आपको, फाइंड क्या करना है पहले ही बता दें,
आपको इंसिडेंस एंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया। इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री हो गया और प्रिज्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे दिया गया है। ओके, अब लाइट को हम कुछ इस तरह से इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये हो गया आई इंसिडेंट एंगल और फाइनली ये जो है नॉर्मल बनाते हुए इस तरह से बाहर निकल गया। क्वेश्चन था ये आपको निकालना था, सॉरी, कि लाइट अगर ये ग्रेजिंग कुछ इस तरह से ग्रेज करते हुए बाहर निकल जा रही है ना, यानी कि ई इमर्जेंट एंगल एक तरह से क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो आपको निकालना है आई इंसिडेंट एंगल। हो जाएगा, एक बार ट्राई खुद कीजिए फिर मैं बताता हूं। ए बी सी, ये हो गया आपका फर्स्ट R1 हो गया और ये क्या हो गया अपन का R2 है ना। फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल R1, सेकेंड सरफेस के लिए R2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे E भी है और √2 भी है, R2 अपन को मिल जाएगा। तो फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। स्नेल्स लॉ लगा लिया, तो इधर का एयर है तो एयर के लिए म्यू 1 हो गया और इंटू साइन 90 डिग्री, और इधर म्यू क्या है √2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन क्या है साइन R2। ओके, सो √2 साइन R2 साइन 90 क्या हो गया 1, तो देयरफॉर साइन R2 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, तो देयरफॉर R2 कितना हो गया, साइन R2 45 डिग्री होता है, तो R2 इसका मतलब है कि 45 डिग्री होगा। अब देखो रिलेशन क्या था अपन के पास प्रिज्म का, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहां R1 हमें चाहिए, R2 45 डिग्री मिल चुका है और एंगल ऑफ प्रिज्म यहां कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको एंगल नहीं दिया था, डायरेक्ट नहीं दिया था, बोल दिया कि ये इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल का मतलब हर एक एंगल क्या होगा 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो कोई भी एंगल ले लें तो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया 60 डिग्री। सो फाइनली R1 इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, कितना हो गया 15 डिग्री। तो R1 आ गया 15 डिग्री। अब यहां फर्स्ट सरफेस के लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए हम लगा लेते हैं फिर से एक बार स्नेल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। आई निकालना था अपन को, तो साइन आई इज इक्वल टू √2, साइन R1 की वैल्यू क्या होती है साइन 15 डिग्री, और 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगा √3 माइनस 1/2 √2, या तो याद रख लो या फिर साइन 45 या 60 माइनस 45 साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, साइन A माइनस बी का क्या फॉर्मूला था साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू कॉस बी करके प्रूव कर लो। वैसे आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो फाइनली ये आ गया √2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई √3 माइनस 1/2 √2। ठीक जा रहे हैं ना। तो I इज इक्वल टू, फाइनली I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स √2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया, मिटा देते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आप नोट कर लो, बिल्कुल दिमाग में रखो, जब भी प्रिज्म के क्वेश्चंस आएंगे तो इन रिलेशन का यूज होगा। आपने देखा कि लगभग हम सारे क्वेश्चंस में कुछ रिलेशन जो हमने प्रूव किया था उसका यूज कर रहे थे, तो इसको नोट ही कर लो अलग से, क्या क्या रिलेशन यूज कर रहे थे। तो पहला A इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, सबसे पहले यही प्रूव किए थे। सेकेंड रिलेशन क्या हम यूज कर रहे थे, I प्लस E डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, नहीं दूसरा ये था। और तीसरा क्या रिलेशन था, यही फर्स्ट से R1 प्लस R2 की वैल्यू रख दो, तो डेल्टा इक्वल टू I इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल माइनस A। और एक और रिलेशन याद करो,
अगर मान लो फर्स्ट सरफेस का डेविएशन डेल्टा 1 है, सेकेंड सरफेस का डेविएशन डेल्टा 2 है, तो टोटल डेविएशन डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। तो ये जो 4 रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया, इसको एकदम दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, देखा आपने जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो इन सारे इक्वेशंस का रिलेशन का यूज कर रहे थे, और साथ में स्नेल्स लॉ तो है ही, है ना, स्नेल्स लॉ तो यूज करना ही करना है। तो ये भी लिख सकते हो, हम क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। एक सरफेस के लिए μ1 sin i इक्वल टू दूसरे सरफेस के लिए μ2 sin r, जो भी है। ओके, तो ये 5 चीज ध्यान में रखना है, इसको नोट कीजिए। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि जितना ज्यादा हम एंगल ऑफ प्रिज्म रखेंगे उतना ही डेविएशन ज्यादा होगा। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका डेविएशन भी, लाइट का जो होगा वह भी इंक्रीजिंग होगा, है ना। मटेरियल ऑफ प्रिज्म, दूसरी चीज जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता हो वो है क्या है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मतलब म्यू जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम √2 √3 जितना हम बढ़ाते जाएंगे, देखा गया कि ऑब्जर्व किया गया कि डेविएशन भी उतना ज्यादा होता है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेंगे, पर फिलहाल ये 3 पॉइंट है जो लिख लो। एंगल ऑफ डेविएशन अगर बढ़ेगा तो डेल्टा डेविएशन बढ़ेगा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI बढ़ेगा तो भी डेविएशन बढ़ेगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर लैम्डा ज्यादा होगा जिसका, तो भी उसका डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा। तो ऐसे सोचो, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू होता है। नहीं पता? अरे भाई बताया तो था, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये तो पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, और क्या। तो ये क्या हो गया, c2/c1। अच्छा, c इज इक्वल टू क्या होता है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, n लैम्डा, है ना, जहां n क्या है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो यहां हो गया n लैम्डा 2 और ये क्या हो गया n लैम्डा 1, चूंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं मीडियम चेंज होने से। तो आप क्या कर सकते हैं कि μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर लिए कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ के भी। तो म्यू जब बढ़ेगा, म्यू जब ऐसे सोच लो कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और म्यू इंक्रीज होता है तो डेल्टा इंक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, मतलब अगर म्यू डिक्रीज होगा तो डेल्टा यानी डेविएशन भी डिक्रीज होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व किया गया, किसके रिगार्डिंग, एंगल ऑफ डेविएशन के रिगार्डिंग, कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस पे करता है भाई, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, डेविएशन भी बढ़ेगा। मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे तो डेल्टा बढ़ेगा, डेविएशन बढ़ेगा, और वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा जैसे ही जैसे हम इंक्रीज करेंगे डेविएशन कम होगा, है ना। यानी कि जिसका वेवलेंथ रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा, और वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जब इंक्रीज करेगा तो उसका डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा रुक जाओ। ये फिनोमिना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलर ऑफ लाइट जो है वो डेविएट होता है, सॉरी डिस्पर्ज होता है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि ये अपन का प्रिज्म है, हमने यहां क्या किया, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया। अब क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ये डेविएट होगा। तो मैंने क्या कहा कि यहां पे डेल्टा डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का, और सबसे कम किसका होगा, रेड का। क्यों भला, क्योंकि हमें पता है कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ का, है ना। तो और ये भी पता चल गया कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और म्यू डिक्रीज होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम कहें कि वेवलेंथ को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, नहीं जैसे आपको पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में, तो यहां पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, है ना। लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी,
यानी कि रेड कलर का वेवलेंथ जो है वायलेट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा, म्यू यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा, सोच के देखिए। म्यू और लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू वी ग्रेटर देन क्या कह सकते हैं, म्यू आर। अच्छा, और एक चीज, म्यू जब कम होगा तो डेल्टा कम होगा, म्यू ज्यादा होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि डेल्टा जो होगा वायलेट का वह सबसे ज्यादा होगा, डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का, और तब किसका होगा, रेड का। अच्छा, तो यहां सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, डेल्टा का। अगर हम कुछ इस तरह से रे ऑफ लाइट ले लें तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, डेल्टा वी। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का, और सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, तो रेड का। तो यहां ये जो रेंज है ना, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्योंकि यहां पे लाइट जो है 7 कलर में डिवाइड हो गया, पहले रेड फिर वायलेट, और इस तरह से हम विब्योर लें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से ये कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। तो ये आप कह सकते हैं यहां पे कि प्रिज्म के थ्रू कलर ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट जो है कलर ऑफ लाइट में क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज हो जाएगा। तो ये भी एक चीज है, इसको भी नोट कीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशंस में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं। चौथी जो चीज है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया, वैसे हम ये जो बातें कर रहे हैं उसको हम मैथमेटिकली भी इसके रिलेशंस को डिराइव करेंगे, प्रूव कर सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन होगा। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया, हम पहले एक्सपेरिमेंटल कंटेंट को देख रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग आई, जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे, डेल्टा पहले क्या होगा, डेल्टा पहले डिक्रीज हो रहा है। अगर हम एक ग्राफ बना रहे किसके वर्सेस, तो डेल्टा वर्सेस आई इंसिडेंट एंगल, तो आप देख रहे हो कि यहां से जैसे जैसे डेल्टा बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे, जहां पे आई इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल है, इमर्जेंट एंगल के इक्वल है, तो वहां पे डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। और दूसरी चीज, डेल्टा अटेंड्स द मिनिमम वैल्यू, जब वो अटेंड कर लेगा किसी एक पर्टिकुलर, एक ही पॉइंट होगा, एक सिंगल पॉइंट, जहां पे आप ग्राफ में भी देख रहे हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पे डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। उसके बाद जैसे ही हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे, मतलब आई इक्वल टू ई से जैसे ही आई की वैल्यू या ई कोई एक वैल्यू बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, और फर्दर इंक्रीज करने लगेगा, क्या स्टार्ट कर लेगा, डेल्टा डेविएशन जो है वो ऑन फर्दर इंक्रीजिंग आई डेल्टा स्टार्ट इंक्रीजिंग। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दो, इसका कर्व जो है यू जैसा नहीं है, इसका कर्व जो है कुछ इस तरह का यस टाइप का है ना। कुछ आपको याद होगा, एक शूज वगैरह का ब्रांड का एक सिंबल होता है ना, वह कौन, एडिडास, नहीं नाइकी, हाँ याद है, नाइकी का कुछ इस तरह का, तो इस तरह का सिंबल होता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये गलत होगा, इसको अभी हम आगे प्रूव करते हैं। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल कंटेंट है, इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि डेल्टा मिनिमम जो है ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ आई होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि एक प्रिज्म ले लो, मैंने कहा ना आई इक्वल टू ई होगा, तो ये एक ही पॉइंट हो जाएगा, एक ही जगह ऐसा हो सकता है। कब होगा, आई इक्वल टू ई कब हो सकता है, इसको ऐसे सोचो, अगर ये इंसिडेंट एंगल है, ये इस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, अगर मुझे मान लो ये क्या हो गया, ई इमर्जेंट एंगल, अगर मैं यहां एक मिरर लगा लूं तो लाइट जिस रास्ते से आया उसी रास्ते को वो क्या करेगा, क्योंकि लाइट की मेमोरी होती है, हम बता चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दें तो लाइट एक तरह से क्या होगा, अगर नॉर्मली इंसिडेंट करवा लें तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो हम कहें कि आई इक्वल टू क्या हो गया, ई, और आई इक्वल टू ई हो गया, तो ये जो कंडीशन है इसमें हम कहें कि डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसे भी सोचो ना कि अगर लाइट अगर अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तो एक ही वैल्यू हो सकती है, अगर ये 60 है तो ये 30 है, ये 30, मतलब एक ही रास्ता है, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से आएगा, तो एक सिंगल वैल्यू होगा जहां पे डेल्टा मिनिमम होगा, और वो सिंगल वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू ई। अभी इन सारी चीजें जो हम एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं उसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। ये 4th पॉइंट था, अभी इसी में कुछ और पॉइंट हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एवरी डेल्टा एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि आप ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया था, तो यहां आप देख लो, यहां पे इस पॉइंट पे डेल्टा क्या हो रहा है,
एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे डेल्टा क्या हो रहा है, मिनिमम पहले भी बताया था, एक ही इंसिडेंट एंगल होगा, एक ही वैल्यू होगा आई इक्वल टू जहां डेल्टा मिनिमम होगा। लेकिन अगर आप देखें तो एक डेल्टा जो है वो दो एंगल पे यानी कि I1 और I2 दो एंगल पे सेम डेल्टा यानी कि सेम डेविएशन हो रहा है। यही कह रहा है कि फॉर एवरी डेल्टा मिनिमम को छोड़ दिया जाए तो दो एंगल होगा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा जिसपे एक सिंगल डेल्टा आपको मिलेगा। जैसे आप इस डेल्टा के लिए I1 भी ले सकते हो और I2 भी। दूसरा पॉइंट है, बल्कि तीसरा पॉइंट है, इट इज नॉट अ पैराबोला। आप देख रहे हो कि पैराबोला नहीं है। ओके, इट इज शिफ्टेड। क्यों पैराबोला नहीं है? क्योंकि x1 जो है और x2 इक्वल नहीं है, x2 इज ग्रेटर देन x1 है ना। इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, मतलब राइट की ओर शिफ्ट हो, मतलब आप ये कह लो कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ इंक्रीजिंग जो हो रहा है वह धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा मिनिमम अटेंड किया और फिर धीरे धीरे आई जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है डेल्टा भी, डेविएशन भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो x2 इज ग्रेटर देन, यहाँ हम मैक्सिमम डेविएशन का भी कॉन्सेप्ट लेंगे। बहुत कम लोग डेविएशन पे बात किए हैं, आप पूरे यूट्यूब पे देख लें, डेल्टा मैक्सिमम पे किसी ने नहीं बात की है। बट यहाँ मिनिमम डेविएशन, क्योंकि बहुत बार देखा गया एडवांस में मिनिमम की जगह मैक्सिमम पे भी सवाल आया है, पर जाने दो। यहाँ पे मिनिमम के लिए हम पहले काम कर लेते हैं, फिर डेल्टा मैक्सिमम। मतलब मिनिमम के लिए तो सबको पता है, फॉर्मूला भी अपन के पास है, आप पहले भी जो पढ़ के आए हैं उनको याद होगा, सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए काम किया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ मैक्सिमम डेविएशन पे भी काम होगा। पर फिलहाल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, मतलब x2 ग्रेटर देन क्या होगा, x1। ये सारा जो डेटा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो इसलिए मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि लॉजिक लगाने के लिए हमें मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए, जो कि अब हम इसके बाद आएंगे इस पे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारी चीजें अभी भी साइंस में एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है, मैथमेटिकल प्रूव नहीं है उसका। और कुछ ऐसे भी मैथमेटिक्स हैं जिसका एक्सपेरिमेंटल अभी जो है, जैसे रामानुजन की बहुत सारी मैथमेटिकल थ्योरी है, आइंस्टाइन की है, जो कि मैथमेटिकली तो हमें पता है कि होता है, बट एक्सपेरिमेंटल उसका पता नहीं है। तो वैसे यहाँ ये एक्सपेरिमेंटल डेटा था जिसको हमने आपके लिए रखा। यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, सो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे कि मैं क्या कर रहा था कि एक, जैसे यहाँ मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, मान लो कि 30 डिग्री है और इस तरह से ये लाइट कुछ इस तरह से गया। तो अगर आप मिरर लगा लो और ये मान लो नॉर्मल है और ये मान लो कि 60 है ना, तो मिरर लगाने का मतलब क्या है कि ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक ही आई और एक आई इक्वल टू ई होगा, तभी डेल्टा क्या होगा, मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशंस के लिए कंडीशन में पहले भी बताया था कि एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, और रिवर्स का मतलब एक इंसिडेंट, मतलब आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई। तो अगर I 30 है तो E 60 डिग्री होगा, और अगर रिवर्स कर ले तो सिंपल सी बात है, ये 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कंडीशन था फॉर मिनिमम डेविएशंस, यानी कि I अगर मिनिमम होगा तो E भी क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, यहां I मिनिमम होगा तो E क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। डेविएशन मिनिमम के लिए I इज इक्वल टू ई होना चाहिए, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना चाहिए, एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा, I अगर मिनिमम होगा तो E क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया यहाँ कि गिवन क्या है, आई इंसिडेंस एंगल 32 डिग्री है, इस एंगल पे डेल्टा क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, मिनिमम। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट ई इमर्जेंस एंगल एट एंगल ऑफ इंसिडेंट 25 डिग्री। मतलब अगर आप फिगर ड्रॉ कर लो तो इस तरह से कुछ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये हो गया आई और ये हो गया ई। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि 32 डिग्री इंसिडेंट एंगल पे, तो अगर 32 डिग्री ले लूं तो डेल्टा क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, मिनिमम। तो हमें पता है डेल्टा मिनिमम तभी अगर हो सकता है जब आई इज इक्वल टू ई हो, मतलब ये भी क्या होगा, 32 डिग्री। तो यहाँ अगर ग्राफ पे देखो जो अभी बताया गया था आई और डेल्टा के बीच में, तो कुछ इस तरह का एस जैसा सिंबल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक I1 है, यहाँ पे डेल्टा क्या है, मिनिमम है,
और यहां मान लो कि ये I2 है, नहीं एक ही वैल्यूज डेल्टा है, और ये क्या है डेल्टा मिनिमम है। तो डेल्टा मिनिमम पे सॉरी आई क्या हो जाएगा इक्वल टू ई, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 डिग्री, सॉरी कितना दिया हुआ है 32 डिग्री। 32 डिग्री के इंसिडेंट एंगल पे डेल्टा क्या होता है मिनिमम होता है, सही बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 डिग्री पे क्या होगा, तो यहां मान लो कर अगर इंसिडेंट एंगल 25 डिग्री कर लें तो यहां एक चीज आपने बताया था कि अगर ये लेंथ x1 है तो ये लेंथ क्या होगा x2, और हमें पता है कि x2 शुड बी ग्रेटर देन x1। अच्छा यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो तो 25 है और ये क्या है 32, तो ये जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है 7 डिग्री का। मतलब 32 से अगर हम I2 का देखें तो जो वैल्यू ऑफ E होगा, यहाँ पे E ले लो है ना, ये I हो गया, तो E ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 32 + 7। क्यों भला, क्योंकि 32 से 25 तक 7 डिग्री का डिफरेंस है, तो अगर हम 7 लेंगे तो x1 = x2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए x2 ग्रेटर देन होना चाहिए x1 से, इसका मतलब है कि इमर्जेंट एंगल का जो वैल्यू होगा 32 + 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो 32 + 7 कितना हो गया 39। इसका मतलब हुआ कि E की वैल्यू 39 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, 38 भी गलत हो गया, 37 भी गलत हो गया, इट मीन्स 41 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आया है, अब इसको हम मैथमेटिकली आपको बताते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए मैथमेटिकल रिलेशंस जो हम फाइंड करेंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जो जो हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट किया वो सारी चीजें हम मैथमेटिकली यहां पे देखेंगे कि प्रूव हो जाएगा। जैसे I = E है ना, कैसे प्रूव होगा, तो मान लो पहले तो डायग्राम प्रिज्म का बना लेते हैं, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये फिगर आपको ड्रॉ करना है जिसमें लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगा नॉर्मल के साथ, जो एंगल बनाएगा I, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया R1, और ये बाहर इमर्ज हो गया, दैट इज कॉल्ड E, और ये एंगल क्या हो गया R2। अब देखो मान लीजिए कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है A है ना, तो अगर हम फर्स्ट सरफेस, ये हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये क्या हो गया सेकंड। फर्स्ट के लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एयर के लिए μ1, स्नेल्स लॉ लगा लें तो, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशंस, इसके लिए I = क्या होता है E, यही चीज तो हमने बताया था एक्सपेरिमेंटली, यही रिजल्ट मिला था। अब मैथमेटिकली देखते हैं कैसे आएगा। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फर्स्ट लॉ अगर लगा लें यहाँ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट सरफेस के लिए 1 × sin I = सेकेंड, इस साइड क्या हो जाएगा μ × sin R1, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड देख लीजिए 1 × sin E = उस साइड μ × sin R2, ये सेकेंड हो गया है ना। तो यहां पे आप देखो I = E हमने कहा है ना, इसका हम यूज कर लेते हैं। अगर I E के इक्वल है तो हम कहेंगे कि R1 R2 की भी इक्वल होगा, नहीं यहां से ये बात प्रूव हो जाती है। जैसे I = E अगर हम लिख लें तो LHS LHS के इक्वल होगा, तो RHS RHS के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर R1 = क्या होगा R2, R1 = क्या होगा R2। अब सोचो जरा, R1 अगर R2 इक्वल होगा, इसका मतलब ये है, ये एंगल हमने क्या कहा था कि ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया I, टोटल I में से R1 माइनस कर देंगे, उसी तरह से ये एंगल कितना हो गया I - R2। अब सोचो अगर R1 R2 इक्वल है तो ये भी I - R होगा, ये भी I - R होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, अगर ये I - R है तो ये भी क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल I - R होगा। अगर ये I - R है तो ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा I - R होगा। सोचो क्यों, चूंकि I = यहां पे E दिया हुआ है, तो हमें पता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए पैरेलल होना चाहिए। मतलब जब लाइट अंदर घुसेगा तो जो बेस के साथ जो होगा वो क्या बनाएगा पैरेलल, ये ध्यान रखना। यानी कि ये अगर A B C है और यहां पे ये P
और ये Q है, तो PQ साइड जो होगा पैरेलल टू द CB होगा। किस लिए? फॉर द डेल्टा मिनिमम। दिस इज द कंडीशन फॉर द डेल्टा मिनिमम। ये भी यहां से प्रूव हो गया। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगा लें, है ना, एक सरफेस पे, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, इस सरफेस के लिए म्यू इंटू साइन आर। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर। अब ध्यान दो, यहां R1 प्लस R2 है, तो हम लोग कुछ रिलेशन पहले से लेके आए थे, जैसे ए इक्वल टू क्या आया था? R1 प्लस R2। अब चूंकि R1 R2 के इक्वल है, क्योंकि IE के इक्वल हमने लिया है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला था, तो R1 इक्वल टू R2 मतलब ये क्या हो गया? 2R। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या मिल गया यहां से? A/2। वैसे ही डेल्टा का एक रिलेशन आया था, याद करो, I प्लस E माइनस A। और चूंकि हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए I किसके बराबर होगा? E किसके बराबर होगा? I के। तो यहां से 2I माइनस A इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम माइनस A इधर चला जाएगा प्लस A/2। तो ये I भी मिल गया अपन को, यहां R भी मिल गया। और यहां से अगर हम ये वैल्यूज रख दें, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R में, तो I की जगह क्या रख दोगे? डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और R की जगह क्या रख दोगे? साइन A/2, चूंकि R की वैल्यू कितनी आई है? A/2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला। और बहुत बार देखा गया है कि एग्जाम में इनसे पूछा गया है। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में एक चीज तो मान लो, I किसके इक्वल होगा? E। अगर I इक्वल टू E होता है, तो हम दोनों तरफ अगर स्नेल्स लॉ लगा लें तो प्रूव कर सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 होगा। और अगर R1 R2 के इक्वल है, तो यहां से 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर करके म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिव, चूंकि R1 को हमने R मान लिया, चूंकि R1 R2 इक्वल है। अच्छा, A इक्वल टू R1 प्लस R2 हम प्रूव कर चुके हैं। अब मिनिमम डेविएशन के लिए, चूंकि PQ CB के पैरेलल हो गया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हम कहेंगे कि R1 प्लस R2 2R होगा, चूंकि R1 R और R2 को भी R मान लें, तो R की जगह हम A/2। और डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? I प्लस E माइनस A। तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा? E की जगह I रख देंगे, क्योंकि मिनिमम डेविएशन तभी हो सकता है जब इमर्जेंट एंगल क्या हो? इंसिडेंस एंगल के इक्वल हो। तो यहां से I की वैल्यू और A की वैल्यू, R की वैल्यू रख दिया, और यहां से म्यू मिल गया। चलिए, तो अब इसको मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है ना, जिसको हमने प्रिज्म फॉर्मूला नाम दिया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है। क्या था? डेल्टा एम मिनिमम डेविएशंस के लिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशंस और ए के बीच रिलेशन। तो ये फॉर्मूला था अपन का, म्यू इज इक्वल टू क्या था? साइन ए प्लस डेल्टा एम या मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन A/2। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि हमारे पास एक प्रिज्म है, एग्जांपल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? 60 डिग्री, और म्यू दिया कितना है? √3। ओके, तो आपको बताना है मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम क्या होगा? ओके, डेल्टा मिनिमम क्या होगा? मिनिमम डेविएशन क्या हो सकता है? तो म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? साइन A प्लस, अभी तो निकाले थे, डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2। I की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही वैल्यूज मिलेगा मिनिमम डेविएशन के लिए, हमें पता था एक ही इंसिडेंट एंगल पे। तो यहां म्यू की वैल्यू रख दो √3 साइन ए कितना हो गया? 60। डेल्टा मिनिमम निकालना है, 0.2 अपॉन साइन A/2। ए कितना हो गया? 60 क्या हो गया? 60/2 30 डिग्री। ओके, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो गया? साइन 60 डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये 1/2 हो गया। तो 1/2, 2 यहां आ जाएगा, क्रॉस होकर 2 यहां आ जाएगा। नहीं समझ में आया? साइन 30 डिग्री 1/2
तो 1/2 का उल्टा 2 और 2 यहाँ क्रॉस होकर आ जाएगा। तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 साइन के टर्म्स में कितना होता है, साइन 60 किया 30, साइन 30 तो 1/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो साइन साइन हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 120 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम। तो देयरफॉर डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 120 माइनस 60 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है ना। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, गिवन था कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो यहां से क्या मिल गया, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। और क्या हुआ दिया हुआ था, म्यू कितना दिया हुआ था, √3। और आपको फाइंड क्या करना था, मिनिमम डेविएशन। तो फॉर्मूला अपन को याद था कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। वैल्यूज रखा, म्यू की वैल्यू रखा और 60 ए की वैल्यू रखा और डेल्टा मिनिमम मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था, नोट कीजिए, हो गया। इसी में एक चीज और ध्यान देना, जैसे ये तो प्रिज्म फॉर्मूला अपन के आ गया, एक आता है थिन प्रिज्म, है ना। थिन प्रिज्म क्या होता है, थिन प्रिज्म नाम से ही पता चल रहा है थिन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो थिन प्रिज्म में थीटा काफी स्मॉल होगा, पहले लिख लो थिन। कभी कभी सवाल में आपको ध्यान देना कि वो थिन प्रिज्म दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो वो ये कॉन्सेप्ट लगा देना। क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर थिन प्रिज्म के लिए थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या होगा, इज वेरी स्मॉल, मतलब इंसिडेंट एंगल क्या होगा, काफी स्मॉल होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अप्रॉक्स क्या होगा, थीटा की इक्वल होगा। मतलब अगर इंसिडेंट एंगल काफी स्मॉल है तो साइन आई इज अप्रॉक्स इक्वल टू आई, है ना। तो आई अगर स्मॉल होगा तो आर भी वेरी स्मॉल होगा, तो हम कह सकते हैं साइन आर भी काफी क्लोज होगा आर के। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो म्यू इक्वल टू क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर ही तो था। मतलब आई की वैल्यू हमने क्या रखा था, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर की जगह क्या रखा था, ए बाई 2। तो अगर थीटा काफी स्मॉल है तो साइन हट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा की इक्वल हो जाएगा, सही बात है। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइन हटा दो तो ए डेल्टा एम यानी कि डेल्टा मिनिमम हो गया, यहां से भी साइन हट गया तो 2 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो थिन प्रिज्म मतलब जनरली मान लो कि 5 डिग्री से अगर एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन है या इक्वल है, एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री है, तो हम इसको क्या मानेंगे, थिन प्रिज्म। जनरली हम आपको बता रहे हैं। तो ए इधर चला गया तो डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या आ गया, देख लो, ए इधर आ गया तो ए कॉमन आ गया तो म्यू -1। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब थिन प्रिज्म हो, मतलब जब थिन प्रिज्म होगा, काफी एंगल स्मॉल होगा, तो इंसिडेंट एंगल वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख सकते हैं। इस तरह से हम ये फॉर्मूले की मदद से, यानी कि जिसको आप प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन आई बाई 2 से हम ये निकाल सकते हैं। ओके, नाउ विल स्टार्ट द मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन में हमने देखा कि सिंगल वैल्यू ही मिलता है, मतलब एक पर्टिकुलर आई इक्वल टू ई इंसिडेंट एंगल इमरजेंसी एंगल का इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन। लेकिन कभी सोचा है मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होगा? कोई भी बुक ले लो, है ना, एनसीईआरटी, एचसीवी, कोई भी अच्छी बुक्स ले लो इंडिया में कम से कम, और YouTube पे चले जाओ, मैक्सिमम डेविएशन की चर्चा किसी ने नहीं की है, जबकि यहां से भी सवाल आया हुआ है आईआईटीज में। तो मैक्सिमम डेविएशन पे भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमने कहा था ना कि यहाँ हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। थोड़ी आंखें धस गई हैं क्योंकि बॉडी थोड़ा सा चूंकि काफ़ी टाइम से लगभग 12-13 घंटे हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, अंदर से जोश उतना ही है। आपके लिए ये सब कुछ करेंगे। तो मैक्सिमम डेविएशंस निकालते हैं। पहले ग्राफ देख लो, ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया था, आई इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेल्टा, क्या देखे थे हम लोग, कुछ इस तरह का फिगर बना था जिसमें एक पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू था मिनिमम डेविएशंस के लिए,
एक सिंगल वैल्यू था मिनिमम डेविएशंस के लिए, ये देख लो, ये था डेल्टा मिनिमम, और ये एक ही वैल्यू था एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल जब I इक्वल टू ई होता है तब मिनिमम डेविएशन मिला था। लेकिन अभी हम देखेंगे कि मैक्सिमम डेविएशंस के लिए अपन के पास दो वैल्यूज मिलेगा, एक मिलेगा I और एक मान लो कि I नॉट है। ये डेल्टा आपको क्या देगा, मैक्सिमम। सुन लो, जैसे मैंने कहा कि I इक्वल टू ई, जब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमर्जेंट होगा तो डेल्टा मिनिमम होगा। वैसे ही या तो आइदर I और E क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब या तो इंसिडेंट एंगल या इमर्जेंट एंगल, कोई एक एंगल को क्या होना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक प्रिज्म ले लें, जैसे ले लिया, तो मान लो कि यहां से या तो इधर या इधर से जब लाइट निकलेगा तो I अगर मान लो 90 डिग्री कर ले तो कुछ इस तरह से निकलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस, नहीं इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ऐसा अगर होता है तो कुछ ये कंडीशन बनेगा, जैसे मान लो कि लाइट कुछ इस तरह से हम ले लें, तो ये हम अपन का क्या होगा, ई एक मिरर लगा दो तो पाथ वो अपने आप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से लाइट अगर निकल रहा है ना, पहले तो ऐसे जा रहा था, यहाँ मिरर लगा दिया तो वो अपने पाथ को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो ये हो गया इमर्जेंट रे, है ना। और यहाँ पे ये एंगल अगर हम देखें तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है जिसको हम क्या नाम देते हैं, R रिफ्रैक्टेड एंगल, और मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म A दिया हुआ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो एक रिलेशन क्या था A R1 और R2 में, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 अगर IC हो गया, R1 की वैल्यू यहाँ क्रिटिकल एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डेविएशन। ओके, तो यहां पे R1 की जगह अगर हम IC रख दें तो यहां से आपको क्या मिल गया, R2 की वैल्यू क्या मिल गया, A माइनस IC। आप कहेंगे इसका क्या फायदा, तो मान लो यहां पे इस सेकेंड सरफेस हो गया, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, तो फॉर सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगा लें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू, हाँ यहां से एयर है तो 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R2, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे R2 की वैल्यू A माइनस IC। तो यहां से देयरफॉर E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन को इधर भेज दो तो साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A माइनस IC। आप कहेंगे इससे क्या डेल्टा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि याद करो डेल्टा के लिए हम लोग क्या निकालते थे फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, याद आया। तो अपन को क्या चाहिए, डेल्टा मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो डेल्टा मैक्सिमम के लिए एक वैल्यू तो I हमें पता चल गया कि 90 डिग्री होगा, है ना। दूसरा वैल्यूज हमें I नॉट, तो I नॉट किसके बराबर होगा, तो ये E जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, I नॉट। ओके, यानी कि इस एंगल पे और इस एंगल पे दोनों ही एंगल ले लो, यानी कि I नॉट की वैल्यू इसको इज इक्वल टू क्या मान लो, I नॉट मान लो। तो इस I नॉट पे यानी कि इमर्जेंट एंगल पे साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस IC, या फिर 90 डिग्री यानी कि दो वैल्यूज पे डेल्टा क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मतलब एक तरह से क्या हुआ, लाइट ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, हमने यहां क्या लगा लिया, हमने यहां पे क्या लगा लिया, पहले लाइट ऐसे जा रहा था, हमने क्या लगा लिया, यहां पे मिरर लगा लिया, तो उसने अपने पाथ को चेंज कर लिया, और इस तरह से हम ये प्रूव कर सके। अब कहो कि डेल्टा मैक्सिमम अब तो आ गया, I किया हो गया, तो I की वैल्यू 90 डिग्री, और E अभी जो निकाला है ना, E को हम क्या बोलेंगे, I नॉट, E को क्या बोलेंगे, I नॉट, और I नॉट जहां क्या है, ये पूरी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, इसको रहने दो, इस पूरी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, I नॉट। तो इसको पूरी वैल्यू ही रख दो पहले, साइन इनवर्स म्यू
साइन ए माइनस आई सी माइनस ये पूरे 90 डिग्री हो गया, आई की वैल्यू, ई की वैल्यू ये हो गया ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम डेविएशन। तो कभी आपको एग्जाम में मैक्सिमम डेविएशन पे आ जाएगा तो केवल आप ही होंगे जिन्होंने ये सब वीडियोस देखा है, उनको पता होगा। या बहुत बहुत अच्छी फॉरेन कंट्री के बुक में उतना तो पढ़ने का टाइम है नहीं, बट आज आपने, चलो दूसरे की बात जाने दो, अपन ने ये काम कर लिया है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डेविएशन, है ना, जिसमें हमें दो वैल्यूज मिलता है मैक्सिमम डेविएशन के लिए, बट सिंगल वैल्यू मिलता है मिनिमम डेविएशन के लिए। मिनिमम डेविएशन के लिए हमने फॉर्मूला प्रूव कर लिया, है ना। क्या आया था, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और थिन प्रिज्म हो तो क्या आया था, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू, सॉरी डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। याद है, सब फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम। मैक्सिमम का भी हो गया, मिनिमम का हो गया। इसी में एक और चीज देख लो, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, मतलब बाहर ही लाइट ना निकले। तो अब यह 90 डिग्री है, अब आईसी की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यूज रखेंगे तो ये सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, कम बैक हो जाएगा, यानी कि ये इमर्ज बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस में हम कह सकते हैं R2 कितने आया था, तो R2 आया था R2 कितना आया था, देख लो R2 क्या आया था, A माइनस आई सी। तो अगर मान लो A माइनस आई सी, ये इंसिडेंट एंगल मान लो, उल्टा चलने इधर से, तो A माइनस आई सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अगर R2 को एक एंगल मान लें इंसिडेंट एंगल, तो ये इंसिडेंट एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल के, इक्वल होगा तो ग्रेजिंग हो जाएगा, और ग्रेटर होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि लाइट बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इफ मैं कहूं कि A माइनस आई सी ग्रेटर देन इक्वल टू हो क्रिटिकल एंगल के, तो दिस कंडीशन में कोई इमरजेंस नहीं होगा, लाइट बाहर या तो ग्रेज कर जाएगा या तो अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ग्रेटर देन हो तो यहां से कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई सी उधर जाएगा तो प्लस, माइनस आई सी प्लस हो जाएगा तो 2IC। तो दिस इज कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, यानी कि बाहर निकल ही नहीं पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बहुत बढ़िया चीज आपको मैंने समझा दिया, इसको नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं, मिटा दें, हाँ जी। ओके, सो फाइनली डिस्पर्जन पे आते हैं। वैसे तो हमने बता रखा है डिस्पर्जन के बारे में, लेकिन एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना। जब भी आप व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हो तो यह क्या हो जाता है, अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, या यूं कहो कि डिस्पर्ज हो जाता है, बट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। क्यों स्प्लिट हो जाता है ये तो अभी हम बताएंगे, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि डिफरेंट कलर का म्यू रिफ्रैक्टिव RI डिफरेंट होता है, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, हमने ये बताया था अभी पीछे कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का। तो यहां देख लो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो ब्लू, तो सबसे ज्यादा डेविएशन यहां पे किसका हो रहा है, वायलेट का, और सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, रेड का। तो ये जो फिनोमेना है ना, पहले ये समझ लीजिए, व्हाइट लाइट को हम जब पास करवाते हैं तो यह अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। क्यों हो जाता है ये तो हमें पता है, और इसको अभी और अच्छे से हम बताएंगे। लेकिन ये जो फिनोमेना है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड यहाँ जो आप देख रहे हो वो 7 कलर में चूंकि डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब ये कब ऑब्टेन करेंगे, आफ्टर, जब लाइट को, व्हाइट लाइट को पास करेंगे किसी प्रिज्म के थ्रू, जहां प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म A मान लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आप कहेंगे म्यू तो एक ही होगा ना, मैं कहूंगा कि नहीं, म्यू जो होता है डिफरेंट होता है, वायलेट का अलग होता है, रेड का अलग होता है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वायलेट का ज्यादा होगा और रेड का कम होगा।
और वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो रेड का ज़्यादा होगा और वायलेट का कम होगा। वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होगा और वायलेट का कम होगा। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका डेविएशन जो है वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि डेल्टा वी जो होगा ग्रेटर देन डेल्टा आर होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट और सबसे कम होता है रेड। बाकी कलर्स जो है रेड के बाद ऑरेंज, येलो, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो आप सिंपली समझ लीजिए कि ये जो फिनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट डिवाइड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। एंड ये जो स्क्रीन पे आपने कलर ऑब्टेन किया, कलर का पैटर्न जो मिला या बैंड कह लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर इसका कंडीशंस लिखाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉज ऑफ डिस्पर्जन के लिए। एक्चुअली में अब जो हमें काम करना है डेविएशन वो थिन प्रिज्म के लिए करना है, ठीक है, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए करना है। तो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था डेविएशन प्रोड्यूस बाय स्मॉल प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, यानी थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। अब यहां डेल्टा हम देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के, अच्छी बात है। और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेम्डा के, है ना, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो ये रिलेशन तो आपको पता है ना, कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, क्योंकि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। चूंकि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है या कम होती है, कम होती है, और रेयरर में ज्यादा होती है, सॉरी। तो यहां डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके थे कि म्यू ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि लेम्डा क्या होगा, लेम्डा कम होगा। अच्छा, लेम्डा अगर कम होगा इसका मतलब डेल्टा ज्यादा होगा। देख लो ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है ना। तो यहां पे डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, तो म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, तो म्यू घटेगा तो डेल्टा घटेगा, है ना। म्यू अगर डिक्रीज होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सही बात है। और यहां पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, तो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो डेल्टा उसका डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे कम होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो हम लिख भी सकते हैं कि मोस्ट, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। आप लिख भी सकते हैं लेम्डा अगर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, इसका एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, जैसे मान लो यहां पे वायलेट है, ब्लू है, सॉरी इंडिगो है, ब्लू है, उसके बाद क्या है, विबग्योर, और सबसे आगे रेड है। तो यहां पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो डेविएशन होगा ये उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा जो होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का। सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का, है ना। तो यहां पे यही चीज मैंने लिखा है कि वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद येलो का, और सबसे कम रेड का, ठीक है। तो यहां पे येलो चूंकि बीच में आ रहा है तो हम डेल्टा येलो, यानी कि इसको हम मीन डेविएशन कहेंगे। येलो कलर, जैसे जो मेरी टी शर्ट है, तो येलो कलर का डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन होता है। तो डेल्टा येलो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड, मतलब सबसे मैक्सिमम डेविएशन प्लस मिनिमम डेविएशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज या मीन वैल्यू मिलेगा। तो यहां मीन वैल्यू जो होगा, मीन डेविएशन उसको कहेंगे, और वो बीच में कौन आता है, येलो कलर, तो हम कहेंगे कि डेल्टा येलो इज इक्वल टू डेल्टा वायलेट प्लस डेल्टा रेड। ऐसा क्यों कहते हैं, तो बता ही दिया कि वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन होगा और रेड का मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा रेड का, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे कम होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन हमने यहां से प्रूव किया और इस तरह से लिख दिया। तो इसको नोट कर लीजिए।
सिंपल है, कुछ है नहीं, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए तो हुआ ना। तो यहां एक बार और समझ लो कि डेल्टा और म्यू में क्या रिलेशन निकला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। हाँ, तो म्यू किसका ज्यादा होता है वेवलेंथ के टर्म्स में, और म्यू का क्या रिलेशन है, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो वेलोसिटी का तो याद है ना, कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेडर में ज्यादा होती है, मतलब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और v इज इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा, तो n तो कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन म्यू के साथ है वही रिलेशन तो वेवलेंथ का भी होगा। हाँ, तो ठीक है ना, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो गया। अच्छा, और डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया। समझो जरा, तो अगर दोनों को इक्वल भी कर दो तो भी तो डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा हो गया। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको अगर इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी डेल्टा है, ये भी 1 बाई लेमडा है ना। तो इक्वेशन को इक्वेट करके भी कह सकते हो कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन मिनिमम। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड का, तो सबसे ज्यादा मिनिमम डेविएशन होगा। अच्छा, तभी रेनबो में सबसे नीचे जो है क्या बनता है, सबसे नीचे क्या बनता है, सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है, और सबसे ऊपर यानी सबसे कम डेविएशन रेड का होता है। इसलिए ऊपर रेड से लेके आप जब देखते होगे तो पहले रेड दिखाई देता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मीन डेविएशन भी याद रखना, मैक्सिमम डेविएशन वायलेट का, मिनिमम डेविएशन रेड का, दोनों का जो एवरेज होगा उसको मीन डेविएशन कहेंगे। और यहाँ पे चूंकि येलो मिड में आता है इसलिए हम इसको डेल्टा येलो यानी येलो के डेविएशन को हम लोग मीन डेविएशन मानेंगे। चलिए ठीक है, इतना हो गया, मिटा दें। ओके, नाउ एंगल ऑफ डिस्पर्जन और एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। एक्चुअली होता क्या है ये, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम मतलब एक वायलेट हो गया और एक रेड हो गया। सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होगा, सबसे कम रेड का होगा। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ना, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डिस्पर्जन। जैसे मान लो कि ये प्रिज्म है और जैसे ही व्हाइट लाइट को हम पास करवाएंगे ये क्या होगा, यहाँ पे जाके मान लो ये डेविएट हुआ। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का, डेल्टा वी, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का। ये मान लेते हैं क्या है, डेल्टा आर। तो यहां पे अगर मान लो कि रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से निकल जाना चाहिए था, तो यहां इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ, तो ये क्या हो गया, डेल्टा आर, और ये क्या हो गया, इसको भी ले जाओ तो ये क्या हो गया, डेल्टा वी, है ना। ये एंगल क्या हो गया, डेल्टा वी। तो डेविएशन किसका ज्यादा हुआ, डेल्टा वी का। तो जो डिफरेंस आया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि ये जो एंगल आया ये इन दोनों के बीच का, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन। अब एक चीज और है, डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग को क्या है, आपको याद होगा, डेल्टा थिन प्रिज्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1। तो वायलेट के लिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा, तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म तो वही रहेगा, तो म्यू क्या हो जाएगा वायलेट का, म्यू वी ले लेते हैं। और वैसे ही रेड के लिए ए तो ए ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम रख दें यहाँ पे तो हमें फाइनली थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगुलर डिस्पर्जन। याद रखना ये टर्म्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये तो सही है, लेकिन डेल्टा वी क्या होता है, इक्वल ए इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ए म्यू आर माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो माइनस ए, इधर माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसी को हम बोलते हैं थीटा, मतलब एंगल बिटवीन वायलेट एंड रेड, मतलब टू एक्सट्रीम के बीच का जो एंगल है, इसी को हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। इसको लिख लीजिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी कैसे आएगा, एक एग्जांपल कर ही लो, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। हो गया, मिटा दें। मान लो कि एक थिन प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल
ऑफ प्रिज्म दे दिया गया है 10 डिग्री, एक थिन प्रिज्म दिया गया है, क्या गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री, ओके। और म्यू आपको दे दिया गया है रेड का 1.52 और वॉयलेट का दे दिया गया है 1.54। सही बात है। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है थीटा। हो जाएगा, निकाल के देखिए, सिंपल है। थीटा मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या वाला, A इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर का। नहीं याद है तो डेल्टा का अलग से फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ अगर वायलेट लेना है तो वायलेट लगा देंगे, रेड का लेना है तो रेड का लगा देंगे। तो फिलहाल A हमें है 10, म्यू वी कितना है 1.54, म्यू आर कितना है 1.52, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.02 मतलब 0.2 डिग्री। यानी कि दो एक्सट्रीम वायलेट और रेड, ये हो गया रेड और ये हो गया वायलेट के बीच एंगल जो थीटा होगा, एंगुलर डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डिस्पर्जन, वो 0.2 डिग्री होगा। सिंपल था। अब बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर के बारे में। ये क्या होता है, एबिलिटी टू डिस्पर्स, मतलब किसी प्रिज्म की एबिलिटी ज़्यादा है डिस्पर्स करने की तो हम कहेंगे कि उस प्रिज्म का पावर ज़्यादा है, और किसी प्रिज्म की एबिलिटी कम डिस्पर्स करनी, डिस्पर्स मतलब क्या, एंगल जो है ना डेल्टा वी और डेल्टा आर के वर्ष में, जिसको जितना ज़्यादा डिस्पर्स कर सकता है, जितना ज़्यादा एंगल बना सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि जिसका एंगल ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा होगा उसका डिस्पर्सिव पावर भी ज़्यादा होगा। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन। ठीक है, जैसे इसको तो ओमेगा से डिनोटेड करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेशियो ऑफ थीटा। थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन, और मीन डेविएशन किसका मानते हैं, येलो का। तो इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। जैसा कि एंगल है, एंगल एंगल कैंसिल हो जाएगा, प्योर रेशियो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, यूनिट लेस। और जब यूनिट लेस है तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस भी होगा। ठीक है, अब यहां थीटा का फॉर्मूला आपको याद था, क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, है ना। इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, ए म्यू वी माइनस 1, डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, ए, है ना, चूंकि थिन प्रिज्म, चूंकि हम जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, थिन प्रिज्म के लिए। तो डेल्टा का क्या फॉर्मूला था, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए या ए इंटू म्यू माइनस 1, एक ही बात है। तो अगर हम वायलेट के लिए लिखेंगे तो ए तो वही रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू वी माइनस 1, और रेड के लिए क्या होगा, ए, प्रिज्म तो एक ही सिंगल है ना, तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये क्या हो गया, म्यू आर माइनस 1, और नीचे क्या हो गया, येलो के लिए म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल है, मतलब कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास ओमेगा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या मिल गया, म्यू वी, ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू आर, चूंकि माइनस से ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, म्यू वाई माइनस 1, है ना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि आपको म्यू वाई की वैल्यूज नहीं दिया जाएगा। इफ म्यू वाई की वैल्यू इज नॉट गिवन, तो चूंकि ये मीन वैल्यूज देता है तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब म्यू वायलेट का देगा, रेड का देगा, है ना, तो दोनों को प्लस करके मीन निकाल लेंगे, तो हमें येलो का मिल जाएगा म्यू वाई। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो जो डेल्टा वाई भी नहीं दिया है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वायलेट का डेविएशन पता है, रेड का आपको डेविएशंस पता है, तो उसका एवरेज मीन निकाल लेंगे। तो मीन वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, येलो का डेविएशंस कहेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यहां म्यू वाई आ रहा है ना, इसलिए बताया। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन
एक और टॉपिक इसके बाद आएगा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और उसके बाद ये प्रिज्म टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जहाँ बहुत सारी बातें होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, जैसे लेंस वगैरह। लेंस में अभी तक तो कन्वेक्स कनकेव यही दो आप पढ़े थे ना, यहाँ तो बहुत तरह के लेंसेज भी बनेंगे और लेंस की कटिंग भी होगी, पॉलिशिंग भी होगा, है ना, और बहुत सारे लेंस लगेंगे, लेंस के आगे मिरर लगेगा, मतलब बहुत मजा आने वाला है। और यकीन मानो कहीं भी आपको एक रत्ती भी आधी तक प्रॉब्लम आने दिया गया, आगे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। पर फिलहाल इसको पहले खत्म करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मान लो अगर हमारे पास दो प्रिज्म है और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, और अगर हम व्हाइट लाइट पास करवाएं किसी एक प्रिज्म के थ्रू, तो मान लो कि एक ऐसा कंडीशन हो जिसमें नेट डेविएशन 0 हो। कैसे होगा? मान लो कि पहला प्रिज्म डेविएट करता है 10 डिग्री से एक डायरेक्शन में, और दूसरा चूंकि उल्टा किया है तो 10 डिग्री डेविएट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि वो जैसे इंसिडेंट हुआ था व्हाइट लाइट, वैसे ही वो निकल जाएगा। लेकिन बीच में चूंकि यहां डिस्पर्जन हो गया है, क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर का डिफरेंट होता है, यानी कि रेड का डिफरेंट होता है, वायलेट का डिफरेंट होता है। तो इस तरह से यहां डिस्पर्जन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो नेट डेविएशन अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 हो। अभी तो बताया, एक ने 10 डिग्री डेविएट किया, दूसरे ने 10 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो नेट डेविएशन 0 हो गया। अच्छा, तो डेविएशन 0 हो गया लेकिन डिस्पर्स तो हुआ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेट जो है एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा। तो नेट एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? क्या θ1 माइनस θ2। मान लेते हैं एक ने कितने डिस्पर्स किया। डिस्पर्स का मतलब एंगल डेविएशन बिटवीन वायलेट माइनस रेड, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो नेट डिस्पर्जन कितना हुआ? इसने किया θ1, इसने प्रोड्यूस किया θ2, तो नेट डिस्पर्जन हो गया θ1 माइनस θ2। और आपको याद होगा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हम लोग लेके आए थे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? थीटा अपॉन डेल्टा। याद आया? तो यहां पे अगर हम ओमेगा 1 लें तो ये किसके इक्वल होगा? θ1 अपॉन डेल्टा 1। तो देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 डेल्टा 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से θ2 सिमिलरली क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 डेल्टा 2। तो यहाँ पे θ1 की जगह क्या रख लो? ओमेगा 1 डेल्टा 1, और θ2 की जगह क्या रख लो? ओमेगा 2 डेल्टा 2। तो ये अपन का क्या आ गया? नेट एंगल ऑफ डिस्पर्जन, है ना, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। आप चूंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल है, तो एक काम करो, डेल्टा 1 को डेल्टा 1 रहने दो और डेल्टा 2 को हम डेल्टा 1 लिख लेते हैं, और डेल्टा 1 कर कॉमन ले लें तो ये हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया? थीटा नेट, है ना। अब चूंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब डेल्टा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो भी ये सही होगा, है ना। और आप चाहो तो डेल्टा का वैल्यूज भी रख सकते हो। डेल्टा यहाँ क्या है? येलो लाइट के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू वाई। अगर 1 के लिए रख रहे हैं तो म्यू वाई 1 रखेंगे, और 2 के लिए रख रहे हैं तो म्यू वाई 2 रखेंगे। बस ध्यान देना है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए। तो ए क्या हो जाएगा? A1, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A1 है और दूसरे का A2 है। तो आप जैसे भी रखना चाहो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखो बुक में इसको प्रूव करने के लिए पता नहीं कितने लंबे चौड़े 3, 4, 5, 10 लाइन का तरीका दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, हमने सिंपली निकाल लिया, है ना। तो मजेदार था, इसको नोट कीजिए। फिर एक और कंडीशन है, उसको फिनिश करते हैं और फिर हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। ओके, तो प्रिज्म का लास्ट टॉपिक है ये, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। पहले हमने क्या करवाया? हमने डिस्पर्जन करवाया विदाउट डेविएशन। इस बार क्या करवा रहे हैं हम? डेविएशन तो करवा रहे हैं, मतलब एंगल से टर्न डेविएट तो हो रहा है लेकिन डिस्पर्ज नहीं हो रहा है। मतलब व्हाइट लाइट अगर हम प्रिज्म A1 के थ्रू पास करवाते हैं तो मान लो वो θ1 डिस्पर्ज किया, और जैसे वो A2 से गया तो उसने मान लीजिए वो भी θ2 डिस्पर्ज किया, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में किया तो θ1 और θ2 दोनों का अगर डिस्पर्जन इक्वल हो और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट डिस्पर्जन हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्पर्जन नहीं हुआ, मतलब
मतलब व्हाइट लाइट हमने पास करवाया, फाइनली आपको व्हाइट लाइट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ नेट आपका डेविएशन हो गया, तो डेल्टा नेट आपको निकालना होगा। तो नेट डेविएशन कैसे निकालोगे, तो एक प्रिज्म ने डेविएशन प्रोड्यूस किया Δ1, दूसरे ने कितना प्रोड्यूस किया Δ2, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा Δ1 माइनस Δ2। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था डिस्पर्जन पावर का, चूंकि ओमेगा के टर्म्स में चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या था थीटा अपॉन डेल्टा, है ना। तो यहां से देयरफॉर कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा। अब चूंकि यहां पे कहा गया कि आपको Θ1 Θ2 इक्वल होगा, है ना, जैसे वहां पे डेविएशन नहीं हुआ तो Δ1 इक्वल टू Δ2 आया था, तो यहाँ डिस्पर्जन नहीं हुआ तो एक ने डिस्पर्जन किया Θ1, तो Θ1 शुड बी इक्वल टू Θ2, तो Θ1 इक्वल टू क्या होगा ओमेगा 1 Δ1, तो Θ2 इक्वल टू क्या होगा ओमेगा 2 Δ2। सही बात है। अब चूंकि यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं होगा, इसका मतलब है कि Θ1 इक्वल टू क्या होना चाहिए Θ2, तो Θ1 इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा 1 Δ1 और Θ2 इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा 2 Δ2। नहीं, सिंपल, कुछ किया ही नहीं हमने। तो यहां से एक काम करो, Δ1 तो Δ1 रहने दो, Δ2 यहां से निकाल लो, तो ओमेगा 1 Δ1 इक्वल टू ओमेगा 2 Δ2, तो ओमेगा 2 को क्रॉस कर दीजिए, तो यहां से Δ2 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा 1 Δ1 अपॉन ओमेगा 2। सही बात है। या तो आप Δ1 की वैल्यू रख दीजिए, Δ2 एक ही बात है, तो यहां से Δ1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। तो दिस इज कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसको नोट कर लीजिए। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा प्रिज्म जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम फाइनली चलेंगे कहाँ, प्रिज्म से निकल के रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। पहले हम सिंगल कर्व सरफेस की बात करेंगे, फिर डबल कर्व सरफेस की बात करेंगे और ढेर सारी बात करेंगे। और ऐसा करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया है कि एग्जाम में यहाँ से आता है, मतलब सिंगल रिफ्रैक्शन या डबल रिफ्रैक्शन, मतलब लेंस, और लेंस में भी अभी कन्वेक्स और कनकेव नहीं होगा, बहुत सारी बातें होंगी, देखते हैं क्या क्या होगा, पर फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो बहुत सारी बुक में डेल्टा को ओमेगा के टर्म्स में भी लिखा गया है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे Δ1, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ मान लो Δ1 की वैल्यूज क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई डेल्टा, है ना। तो आप यहाँ ये भी कर सकते हो कि Δ1 की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में ले लो, तो क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो थीटा बाई ओमेगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो Δ1 चाहिए तो Δ1 Θ1 ओमेगा 1, बहुत लोग करते हैं। तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे म्यू वी, वो फॉर्मूला है ना म्यू V1 माइनस म्यू R1 इंटू A1, है ना, अपॉन ओमेगा 2। तो बहुत सारी बुक में पता नहीं क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें की गई है, मतलब आप चाहो तो Δ1 की जगह ये रख दो, ये लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला दिखेगा और लगेगा हाँ भाई कुछ किया है ना, वैशाखी नंदन की तरह, समझते हो ना वो कहानी, बाद में कभी बताऊंगा। बट ये डेल्टा नेट का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। चलिए तो इसको कीजिए और फिर अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुरंत, है ना। थक गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यू स्टार्ट है। और ये वीडियो बिल्कुल अब लास्ट मोमेंट पे, एकदम लास्ट टॉपिक, एक्चुअली सेकेंड लास्ट है, क्योंकि उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है और फाइनली जो है रे ऑप्टिक्स हमारी मुट्ठी में होगी। यस, एडवांस में 224 IIT 2024, मतलब इसी साल 2 प्रिज्म पे एक सवाल पूछा गया था। इसमें आपको दिया गया था कि 2 प्रिज्म है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया 60 डिग्री, चूंकि इक्वल साइड्स है। और जैसे अभी हम लोग डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन दिए ना, तो ऐसा कुछ कहा गया कि लाइट इस तरह से एंटर करती है एक प्रिज्म में, इसका नाम दे दिया गया P1 और दूसरे प्रिज्म का नाम दे दिया गया P2, और दोनों इक्विलेटरल हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन से पता चल गया कि क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पता चल गया 60 डिग्री है ना, गिवन क्या हो गया डेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता चल गया 60 डिग्री। डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला, इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल है, इससे पता चल गया। अब लाइट इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के वो एंटर हुआ, ये थीटा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये थीटा ही फाइंड करना था, इंसिडेंट एंगल क्या होगा।
और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया था, जैसे P1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया था √3/2 और दे दिया गया था P2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ2 मान लें तो ये दिया गया था √3। सही बात है। और कहा गया कि लाइट जब इस तरह से यहां पे आती है, कहां पे, यानी कि प्रिज्म P1 के थ्रू, तो जैसे ही एंटर करेगा किसके, P1 में, तो वो क्या होगा, मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, और मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करके ये क्या होगा, बाहर की ओर ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ओके, इमर्जेंट एंगल से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पूछा कि थीटा क्या होगा। अब सोचो एक मिनट के लिए, आईआईटी का एडवांस का पेपर है और अभी आपने जो काम किया है ना, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट वही चीज है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया कि यहां पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है, किसके लिए, फॉर प्रिज्म P2। तो यहां मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये साइड और ये साइड ये क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए हमने प्रूव किया था कि जो रे जाएगा इनसाइड, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, है ना, वो प्रिज्म के बेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा, देख लो, इससे फायदा होगा, जैसे मान लो यहां पे एंटर किया, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस एंगल को हम मान लेते हैं R है, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या होगा, सोच के देखो, R होगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए भी कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, A इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। अब चूंकि मिनिमम डेविएशन हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ है, P2 में मिनिमम डेविएशन हुआ है, तो R1 भी R के इक्वल होगा, R2 भी R के इक्वल होगा, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो गया, A/2, और A अपन को कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे पता चला, इक्विलेटरल दिया हुआ। तो आईआईटी में देखो, बातों को होता ना घुमा फिरा के कहना, इनडायरेक्टली, है ना, कभी कभी हम लोग भी अपने घरों में मम्मी पापा से ऐसे ही बात करते हैं ना, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं कहेंगे, है ना, ये दिला दो वो दिला दो, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे, है ना, स्मार्टफोन दिला दो नहीं, भाई क्लास जो है ऑनलाइन चल रही है ना, दिक्कत हो रही है मम्मी, है ना, जो है जो भी है व्हाटएवर प्रॉब्लम करके, तो खैर मतलब डायरेक्टली कह दो ना कि स्मार्टफोन चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, सो R हमें मिल गया, कितना मिल गया, 30 डिग्री। R अपन को कितना मिल गया, 30 डिग्री, यानी कि दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अब एक काम करते हैं, चूंकि म्यू पता है, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, कहां पे, इन दोनों का जो साइड टच कर रहा है उन पे। तो यहां आप लगा लो स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम, मतलब आप देख रहे हो ना, आईआईटी एडवांस हो या नीट हो या आपका बोर्ड ही क्यों ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्नेल्स लॉ, जो आपने 3-4 रिलेशन डिराइव किया, A इक्वल टू R1 प्लस R2, या डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E और R1 प्लस R2 की जगह A रख दो माइनस A, है ना, तो जो भी है, या डेल्टा 1 इज इक्वल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा, तो ये 3-4 जो इक्वेशन है वहीं का खेल है। अब देखो स्नेल्स लॉ लगा लो इस सरफेस दोनों के बीच में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू √3/2 इंटू, यहां मान लो ये इंसिडेंट किया एंगल, कुछ मान लेते हैं I से, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन I, राइट, इज इक्वल टू, इधर के लिए क्या हो गया, √3 इंटू साइन, √3 इंटू साइन 30 डिग्री। सिंपल तो था, यहां I इंसिडेंट एंगल नहीं पता है, मान लिया म्यू दिया हुआ था √3/2, दूसरे प्रिज्म के लिए गए तो √3 इंटू साइन ये 30 डिग्री। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, P1 और P2 के बीच में स्नेल्स लॉ लगा दिया। यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। सही बात है, यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है जरा देखना, √3/2 साइन I, √3 साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो फाइनली साइन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2। देख लो √3 से √3 चला गया यहां पे √2 आया, तो 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे, तो √2 से एक √2 चला जाएगा, तो एक √2 तो बच जाएगा। तो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री। सो देयरफॉर I फाइनली हमारे को कितना मिल गया, 45 डिग्री। लेकिन अपन को तो चाहिए थीटा, तो अगर ये I है तो ये एंगल क्या होगा सोच के बताओ, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी कि
A इज इक्वल टू R1, तो इसका नाम ले लो चलो R, तो ये क्या हो गया R प्लस I, नहीं यहां पे फिर यहां भी हम क्या लगा लेंगे, यहां पे भी हम यही कॉन्सेप्ट लगा लें, A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 R है, R2 I माना है, और I अपन को कितना है 45 डिग्री, और A एंगल ऑफ प्रिज्म, चूंकि दोनों इक्विलेटरल था तो दोनों के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म सेम होगा, यानी कि 60 होगा, तो 60 हो गया, और R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू तो अपन को चाहिए, I कितना आ गया 30 डिग्री, तो इस तरह से R आपका आ गया 60 माइनस 30, सॉरी I कितना आया था, होश नहीं खोना है जोश में, 45 आया था, तो 60 माइनस 45 कितना हो गया 15 डिग्री। अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि यहां से यहां अब फिर एक बार हम स्नेल्स लॉ लगा लें तो अपन को थीटा मिल जाएगा, तो इसको लिख लो, आप एक बार खुद से निकालो क्या आता है, चलो मैं ही बता देता हूं, यहां पे जगह है ना, यहां पे जगह है, तो क्या करते हैं वैल्यूज रखते हैं, ऐसे तो यहां भी जगह है, यहां कर दें या यहां कर दें, कहीं भी कर लो आपकी मर्जी, चलो यहां कर लेते हैं, तो यहां साइन थीटा 1 इंटू, चूंकि बाहर एयर है ना दिया हुआ था, तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे म्यू क्या हो गया √3/2 इंटू साइन आर, और आर की वैल्यू कितना हो गया अपन का 15 डिग्री, सही बात है, तो थीटा इज इक्वल टू, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 डिग्री। क्या मुश्किल तो नहीं था, इट्स वेरी सिंपल। अब लेकिन चूंकि आईआईटी एडवांस है तो इतनी आसानी से वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने क्या किया, जरा ध्यान देना, आंसर यही है, आंसर आ चुका है, सिर्फ मैच कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज को अगर हम लिखें, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 180/12 है ना, 180 को 12 से डिवाइड करो तो 15 आता है कि नहीं, हाँ, बिल्कुल आता है, और 180 को उन्होंने क्या लिखा पाई, तो π/12 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उन्होंने क्या की बदमाशी, बल्कि बदमाशी नहीं कहोगे, उन्होंने क्या किया, यहां पे 12 की जगह उन्होंने दे दिया बीटा, 12 की जगह क्या रख दिया बीटा, और पूछा बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है बीटा की वैल्यू 12 होगी, मतलब नहीं समझे, उन्होंने क्या कहा क्वेश्चंस में दे दिया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन, ठीक है, साइन π/बीटा, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, तो हमने आंसर तो निकाल लिया, केवल करना क्या था, 15 को हम लिख सकते हैं π/12 है ना, 180/12, 12 से 180 को डिवाइड करो तो 12 ही तो आएगा, तो 12 आ गया, इसका मतलब है कि यहां पे बीटा कॉरस्पॉन्ड टू क्या होगा 12, एंड सो यहां पे राइट आंसर विल बी 12। तो ये था जेईई एडवांस का इस साल का, मतलब 2024 का ये सवाल, जो कि अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे बेस्ड है। तो मैंने केवल ये दिखाने की कोशिश की कि आपका फंडामेंटल, आपका बेसिक, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसे आप बहुत ही मुश्किल मानते हैं जेईई एडवांस, उसके भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली हमारा प्रिज्म जो है फिनिश हो चुका है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। पहले हम सिंगल कर्व सरफेस लेंगे, फिर डबल कर्व सरफेस लेंगे, और डबल कर्व सरफेस का मतलब आपको पता है, हम लेंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।